आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज दो बातें होंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जाने के बाद उनकी जिंदगी या प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर देश की जिस तरीके से उन्होंने सेवा की उसकी कुछ कहानियां, और पाकिस्तान के ऊपर तालिबान क्या हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है इसकी पड़ताल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश अलग अलग तरीके से याद कर रहा है। आज अरसत में उनके जीवन के उन संयोगों और सफलताओं से गुजरेंगे जिन्हें अलग अलग लोगों ने अलग अलग किताबों के जरिए दर्ज कर रखा है। मैंने 4-5 किताबों का सहारा लिया इस शो के लिए। आज के तथ्यों को रखने के लिए ये तमाम किताबें अपने फैक्ट्स के साथ आती रहेंगी ताकि सनद रहे कि कोई भी बात प्रामाणिकता के दायरे से बाहर ना रहे। अब आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। इसमें 3 चेहरे आएंगे। ये किताबें हैं जो भी आप देख रहे हैं। इन किताबों में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं बातों को जोड़ करके हमने एक सिलसिला तैयार किया है। और ये 3 तस्वीरें शंकर दयाल शर्मा, नरसिंह राव और सोनिया गांधी। साल 1991 में नटवर सिंह की सलाह पर ही सोनिया गांधी ने पीएन हक्सर, एक बड़े अधिकारी आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, इंदिरा जी के वो सलाहकार रहे, उनको उन्होंने बुलाया और कहा कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए। पीएन हक्सर ने तब सबसे पहले उस समय जो उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनका नाम आगे किया। नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने मुझे और अरुणा आसफ अली को शंकर दयाल शर्मा के पास भेजा, लेकिन शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि मैं उपराष्ट्रपति हूं, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, काम बहुत अधिक करना पड़ता है, मेरी सेहत उतना मदद मेरी नहीं कर रही है कि मैं प्रधानमंत्री के दायित्व को निभा सकूं। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद के ऑफर को अस्वीकार करने की यह पहली और इकलौती घटना है। अब इसके बाद में दूसरी तस्वीर। अब हुआ ये कि जब सोनिया गांधी के पास आया कि किसको रखा जाए, तो उन्होंने नरसिंह राव का नाम प्रस्तावित किया, हक्सर साहब ने, और नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। अब जो 3 चेहरे हैं, नरसिंह राव जो प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी वित्त मंत्री बनाने की। वित्त मंत्री किसको बनाया जाए, क्योंकि उस समय 1991 यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे मनमोहन सिंह, और नीदरलैंड में एक सम्मेलन में भाग लेकर के दिल्ली लौटे थे। नरसिंह राव के सामने एक प्रस्ताव आया आईजी पटेल का। आईजी पटेल तब रिजर्व बैंक के फॉरनर गवर्नर रह चुके थे और अर्थशास्त्र के बड़े माहिर। तो जब पीसी अलेक्जेंडर, जो नरसिंह राव के भी बहुत करीबी थे और इंदिरा जी के सलाहकार वो भी रह चुके थे, उन्होंने कहा कि आईजी पटेल को बुलाओ। आईजी पटेल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं वडोदरा में रहता हूं, मेरी माँ बीमार है, माँ की सेवा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरा पहला दायित्व है, इसलिए मैं देश के वित्त मंत्री का पद स्वीकार नहीं कर सकता हूं। उन्होंने माफी मांग ली। अब ये एक दूसरा केस है। एक संयोग कि शंकर दयाल शर्मा के ना कहने के बाद नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और दूसरा संयोग ये है कि आईजी पटेल के ना कहने के बाद नरसिंह राव फिर से पीसी अलेक्जेंडर को कहते हैं कि अलेक्जेंडर साहब ये बताओ कि दूसरा नाम कौन। तो वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बाहर गए हैं, वो हिंदुस्तान लौटते हैं, और नरसिंह राव पीसी अलेक्जेंडर कहते हैं कि आप ही मनमोहन सिंह से बात कीजिए।
पीसी अलेक्जेंडर मनमोहन सिंह के घर पे कॉल करते हैं और यह जो कॉल होती है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक बदलाव और बेहतरी का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होती है। दरअसल 1991 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा उनके पास आए और उन्हें 8 पेज का एक नोट पकड़ाया, टॉप सीक्रेट नोट। इस नोट में लिखा था कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से काम पहले करने चाहिए। जब नरसिंह राव ने उस नोट को पढ़ा तो वे हैरान रह गए। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार उस समय 89 करोड़ डॉलर ही बचा था। आज की तारीख में 620 अरब डॉलर है। 89 करोड़ डॉलर का मतलब यह था कि हिंदुस्तान 2 हफ्ते के लिए अपना जो भी सामान आयात करेगा उसका खर्चा बचा के रखे हुए, उसके बाद उसके पास पैसे नहीं है और महंगाई भी 16.7% के आसपास थी। यानी कि हिंदुस्तान भयंकर आर्थिक संकट के सामने खड़ा था। ऐसी विकट स्थिति में नरसिम्हा राव एक ऐसा वित्त मंत्री चाहते थे जो देश को उस संकट से निकाल सके और दुनिया में जिसकी अच्छी खासी साख हो। नरसिंह राव ने इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे, पीसी अलेक्जेंडर को वो जिम्मेदारी दी और पीसी अलेक्जेंडर ने फोन किया मनमोहन सिंह को, उनसे मिलने के लिए गए और कहा कि आपको वित्त मंत्री बनना है। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर जो आईजी पटेल साहब थे, उनकी जगह पर इनको ऑफर मिला था। अब मनमोहन सिंह, पीसी अलेक्जेंडर, उनको लगा कि ऑफर तो अच्छा है लेकिन इस पर यकीन कैसे किया जाए। का ठीक है, पीसी अलेक्जेंडर लौट आए। अगले दिन शपथ ग्रहण है और मनमोहन सिंह चले जाते हैं यूजीसी, क्योंकि यूजीसी के प्रमुख के तौर पर उन दिनों काम कर रहे थे। जब यूजीसी गए तो उनको फोन आता है देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरसिंह राव का, क्योंकि यूपी विधायक दल ने उनको चुन लिया था। और नरसिंह राव कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं यूजीसी दफ्तर में हूँ। तो बोले कि आपको वित्त मंत्री बनाना है, आप घर जाइए, तैयार होइए और तैयार होकर के आप आ जाइए। तो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले प्रधानमंत्री का फोन जाता है और मनमोहन सिंह घर लौटते हैं, तैयार होते हैं और प्रधानमंत्री के पास जाते हैं। इसके बाद से मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ये बात यहां तक आती है। मनमोहन सिंह को पीसी अलेक्जेंडर के बात पर भरोसा नहीं हुआ था। यूजीसी दफ्तर चले गए थे, सरकार का शपथ ग्रहण होना है। नरसिंह राव ने फोन किया, फोन करके घर भेजा और उसके बाद मनमोहन सिंह शपथ लेते हैं। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी और यह बात हमने आपको नरसिंह राव को जो चिट्ठी मिली थी उस चिट्ठी के जरिए बताई। अब नरसिंह राव ने क्या किया? वित्त मंत्री बना दिया। शपथ ग्रहण से पहले घर जाकर के तैयार होकर के आ गए। नरसिंह राव ने मनमोहन सिंह से जब वित्त मंत्री बन गए तो क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम दोनों मिलकर के काम करेंगे। अगर हम सफल होते हैं तो श्रेय दोनों को मिलेगा, अगर हमारे हाथ नाकामी लगती है तो आपको जाना होगा। मनमोहन सिंह ने देश का बजट तैयार किया। एक देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे भीषण भयानक आर्थिक संकट के सामने है। एक व्यक्ति जो अर्थशास्त्री रहा है, उसने अपनी साख अर्थशास्त्र में बटोरी है,
भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा है, भारत सरकार का आर्थिक सलाहकार रहा है, वो भारत का वित्त मंत्री है। पहला बजट भाषण वो तैयार करते हैं, यानी कि पहला बजट तैयार करते हैं, और उसमें वो विक्टर ह्यूगो की एक मशहूर लाइन लिखते हैं, दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। 1991 में नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों से जुड़ी अहम घोषणाएं की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिली। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों से जुड़ी, बाहर के इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आ सकते थे, हिंदुस्तान की कंपनियां बाहर जा सकती थीं। हमने दुनिया के लिए अपने बाजार को खोला, और उस समय लोग कह रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा बाजार, हमारे प्रोडक्ट इतने कमज़ोर हैं कि इस चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जोखिम उस आदमी ने उठाया जिसको हम मनमोहन सिंह कहते हैं, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग थी, लाइसेंस राज खत्म किया, बैंकिंग सेक्टर में बेहिसाब सुधार किए, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसके नियमों में बहुत सारे बदलाव किए, और एक जख्म जो बहुत नासूर सा हो गया था उसका इलाज करने की कोशिश उस आदमी ने की जिसका नाम मनमोहन सिंह है। चूंकि पहले मैंने बहुत सारी किताबों का जिक्र किया था, उसमें से एक किताब विनय सीतापति की है जिसका बार बार मैं जिक्र करूंगा, उसके हवाले से बहुत सारे कोट्स लेकर के आऊँगा, घटनाएं लेकर के आऊँगा। हाफ लॉयन, जो नरसिम्हा राव के बारे में उन्होंने लिखा, अपना जो पहला बजट पेश किया, विनय सीतापति लिखते हैं कि उसके बाद मनमोहन सिंह को उम्मीद थी कि विपक्ष के नेता उनकी बातों का समर्थन करेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह की ओर से जो बजट पेश किया गया था उसके खिलाफ खूब जमकर बोला। वाजपेयी की आलोचना से मनमोहन सिंह आहत हो गए। आलम यह हो गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से कहा कि मैं अब सोच रहा हूं कि इस्तीफा दे दूं, अगर मैंने इतना ही गलत बजट रखा है तो। नरसिम्हा राव को यह बात पता चली तो उन्होंने वाजपेयी को फोन करके यह पूरी कहानी बताई। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि उनकी आलोचना राजनीतिक है। संसद में उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया है। इसके बाद मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री पद छोड़ने का फैसला वापस लिया। इस मुलाकात का असर यह हुआ कि मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोस्त बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी जब बीमारी से जूझ रहे थे तो उनसे नियमित तौर पे जो लोग मिलते थे उनमें से मनमोहन सिंह भी थे। ये वाकया विनय सीतापति किताब की है। ये वित्त मंत्री का एक फेज था। अब प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने की कहानी साल 2004, देश में लोकसभा चुनाव, नतीजे आए। उम्मीद से परे वाजपेयी की अगुवाई वाला जो एनडीए था वो हार गया, जिसकी 2/3 सीटों के आने का अनुमान जताया जा रहा था ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब में। और सोनिया गांधी जो 1998 में राजनीति में आई थी, उनके नेतृत्व वाला यूपीए सरकार बनाने की हालत में आ गया क्योंकि लेफ्ट ने भी उसको समर्थन दे दिया। बीजेपी 182 सीटों से लुढ़क करके 138 पे आ गई और कांग्रेस, जिसके पास पिछले चुनाव में 114 सीटें थीं, वो 145 सीटों पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस बात को लेकर के अनिश्चितता थी। यहां मैं नटवर सिंह को कोट करना चाहता हूं। वन लाइफ इज नॉट एनफ, उनकी किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, और उसमें वो कहते हैं कि 17 मई 2004 को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास वे 10 जनपद पहुंचे सोनिया गांधी के आवास। उन्हें अंदर बुलाया गया। कमरे में सोनिया गांधी सोफे पर बैठी थी, वो बेचैन दिख रही थी। मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थे। तभी राहुल गांधी वहां आए। सोनिया गांधी से सीधे राहुल गांधी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरे पिता की हत्या कर दी गई, दादी की हत्या कर दी गई, 6 महीने में वे आपको भी मार देंगे। इसके बाद वहां सन्नाटा पसर गया। नटवर सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को उनकी बात मानने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया।
राहुल गांधी के यह कहने पर कि वे उन्हें प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे, सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। मनमोहन सिंह बिल्कुल चुप थे। राहुल की जिद ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आगे कौन? रेस में प्रणब मुखर्जी, एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे तमाम नाम थे। इसके बावजूद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। यहां लालू प्रसाद यादव की किताब आती, बल्कि उनकी ऑटोबायोग्राफी कही इसको, गोपालगंज टू रायसीना। और इसमें भी लिखते हैं कि सबसे पहले सोनिया जी ने मुझसे बात की और जोर देकर कहा कि मैं डॉक्टर सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं साफ इनकार कर दिया। लालू यादव के इनकार करने के बाद सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर उन्हें मनाने उनके घर पहुंची। ये मैं लालू यादव की किताब के हवाले से कह रहा हूं। लालू यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि सोनिया जी मेरे आवास पर आईं और मुझसे इनकार की वजह जानना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर सिंह को तैयार किया कि वह भी मुझसे आग्रह करें। सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मान मनोबल के बाद मैं नरम पड़ गया। लालू यादव वो लिख रहे हैं कि मैं बड़ी दुविधा में था। एक तरफ मैं सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, लेकिन उनका आग्रह ठुकरा नहीं पाया और वह कष्ट उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरे घर तक आई थी। इस तरह मैं डॉक्टर सिंह के नाम पर राजी हो गया और आरजेडी भी सरकार का हिस्सा बनी और 2004 के चुनाव में आरजेडी के पास 22 सांसद थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव की उसमें खासी अहमियत थी। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया गया और इससे बहुत सारे लोग अचंभित भी हुए। लालू यादव मनमोहन सिंह के गुजरने पर अपनी याद रख रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। बाकी की कहानी आगे सुनाऊंगा, लेकिन मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मीरा कुमार जी हैं, आप पूर्व लोकसभा स्पीकर रही हैं, और अनिल काकोडकर साहब हैं जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन रहा है, आप उसके मुखिया रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने 2008 में जो न्यूक्लियर डील की थी, उस डील में जब 2005 में गए थे अमेरिका दौरे पर, तो अनिल काकोडकर साहब को ले गए थे। इस डील की जो पूरी बुनियाद थी, काकोडकर साहब उसके साक्षी रहे, उसके गवाह रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मीरा कुमार जी, चूँकि 2009 से 2014 जो दूसरा कार्यकाल था मनमोहन सिंह का, उस दौरान आप लोकसभा अध्यक्ष रहीं। मैं बतौर प्रधानमंत्री और बतौर सांसद, आप मनमोहन सिंह जी को कैसे आंकती हैं, कैसे देखती हैं? अपनी यादों के जरिए अगर आप समझना समझाना चाहें। बहुत धन्यवाद, मुझे आपने निमंत्रित किया और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क रहा। बहुत पहले जब वो मंत्री भी नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तब से मैं उनके यहाँ जाती थी, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी थे, बगल में ही उनका घर था और वो हमेशा हमारे यहाँ आते थे। इस संपर्क से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं कहती हूँ कि इससे मैं बहुत समृद्ध हुई मानसिक रूप से, और मेरी सोच को बहुत ही इससे बल मिला। पहली बात जो मैंने देखी मनमोहन सिंह जी में, जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ और जिसके कारण मैं उनका बहुत आदर करती हूँ। मैं अपने पिता का बहुत आदर करती हूँ और मनमोहन सिंह जी का बहुत आदर करती हूँ। और वो ही क्या बात थी, वो ये बात थी कि ज़्यादातर मैं जिन लोगों से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ उनमें भेदभाव की भावना रहती है। कभी
धर्म को लेकर, कभी जाति को लेकर, कभी रंग को लेकर, कभी स्त्री पुरुष को लेकर, कभी भाषा को लेकर। अभी कितनी सारे बातों पर उनके मन में भेदभाव रहता है, ऊंच नीच की भाव रहता है। लेकिन मनमोहन सिंह जी से मेरा वर्षों तक संबंध रहा। मैं अक्सर उनसे बात करती रही। मैंने लेश मात्र का भी भेदभाव और ऊंच नीच की भावना उनके अंदर नहीं देखी। इसके लिए मेरे हृदय में उनके लिए बहुत सम्मान। प्रधानमंत्री वो बने, ऊंचे पदों पर रहे, वो सब बहुत चीज़ें हैं जिसके कारण लोगों का सम्मान होता है। मगर ये जो भावना है ये बहुत कम बिरले लोगों में मिलती है। जी आज मैं मीरा जी, मैं इस भावना को याद कर रही हूँ। और मैं आपके पास बस 2 मिनट लौटता हूं। अनिल जी से एक सवाल करना है, मैं अनिल जी को भी जोड़ लेता हूं। अनिल काकोदकर जी, सर ये एक हिंदुस्तान के लिए बड़ा फैसला था सर, जब आप अमेरिका के साथ एटॉमिक डील करते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री इस हक में थे कि यह डील बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट की पार्टियां इसके खिलाफ थीं, लेफ्ट के साथ सरकार चल रही थी, सरकार को कुर्बान करने की स्थिति भी आ गई थी। वो पूरी डील कितनी ज़रूरी थी हिंदुस्तान के लिए, और मनमोहन सिंह किस तरीके से उस डील को करने पर आमादा थे। चूंकि आप उसके साक्षी रहे, मैं चाहता हूं कि उन घटनाओं को आप देश के सामने रखें तो अच्छा। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपने आप को खुद बहुत भाग्यवान समझता हूं कि मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह का मार्गदर्शन मिला, उनके मार्गदर्शन में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, तो सर्वप्रथम मैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, बात ऐसी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का एटॉमिक एनर्जी से बहुत पुराना संबंध रहा है। वे प्रधानमंत्री बनने के कई सालों पहले वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर सेकना जब चेयरमैन थे, तो उन्हें एटॉमिक एनर्जी की गतिविधियां, एटॉमिक एनर्जी का महत्व बहुत अच्छी तरह से मालूम था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस वक्त दुनिया में ऊर्जा की आवश्यकताओं पर काफी विचार मंथन हो रहा था। क्लाइमेट चेंज की बात बहुत तो नहीं बढ़ी थी, मगर ये तो प्रतीत हो चुका था कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे ऊर्जा स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो। दूसरी बात यह भी थी कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ इस काम में एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है, और भारत जैसा देश जिसकी ऊर्जा की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं जी, विशेषकर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे आने के लिए, तो वो आकांक्षा न्यूक्लियर एनर्जी का साथ लिए बिना पूरी नहीं हो सकती। और उस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भारत पर बहुत प्रतिबंध थे दुनिया के अलग अलग देशों में। जी, तो जियोपॉलिटिक्स भी उस वक्त थोड़ा सा इसके लिए फेवरेबल बन चुका था, और ऐसा लगा कि अब शायद हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भारत। अनिल जी, मैं एक मिनट के आप लोग, बेसिकली मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, उसके बाद से
एटॉमिक एनर्जी के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको फ्यूल चाहिए, और भारत को मिल नहीं रहा था। मनमोहन सिंह, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, कि उनको पता था कि एटॉमिक एनर्जी जो है, अगर हम उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग और बाकी जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस पर हमारी निर्भरता बढ़ती चली जाएगी। हम दुनिया के साथ कदम ताल करके नहीं चल सकते हैं, इसलिए हमको अमेरिका के साथ ये डील करनी है। चूंकि अनिल जी आप उस समय थे, और मैंने कहीं पढ़ा कि आपको स्पेशली वो ले गए कि इसमें अनिल काकोदकर पंगा कर सकते हैं, इसलिए उनको लेकर चलो, समझाओ। और बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत जो चल रही थी, यह डील जो मनमोहन सिंह ने की, हिंदुस्तान के लिए कितनी फायदेमंद और कितनी कारगर साबित हुई? देखिए, ऐसा है कि एटॉमिक एनर्जी के दो पहलू हैं। एक इसका सामरिक पहलू, कि जिससे भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करना, उसमें एटॉमिक एनर्जी की बहुत अहम भूमिका है। और इसीलिए जैसे आपने कहा, 1974 में एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एक्सपेरिमेंट किया गया, और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए, और एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री के रूप में भारत दुनिया के सामने आया। तो ये भारत की सामरिक सुरक्षा की बात है। अब हमें उसे बनाए रखना था, उस पर कोई आंच ना आ पाए, और उसी कारण से भारत पर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पे प्रतिबंध थे। तो चुनौती ये थी कि एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा अबाधित रखी जाए, उसके लिए टेक्नोलॉजी का विकास जो भारत ने किया है उसे अबाधित रखा जाए, और साथ ही साथ भविष्य में ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उसे पूरा करने के लिए भी एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, और इसमें टेक्नोलॉजी की भी बात है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि ईंधन जो चाहिए, यूरेनियम जो चाहिए। यूरेनियम हमारे यहाँ बहुत कम था, और हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उनका कैपेसिटी फैक्टर दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा था। तो यूरेनियम की आपूर्ति की भी बड़ी समस्या थी। तो ये जो निगोशिएशंस थे अमेरिका और अन्य देशों के साथ, उसमें दुनिया को ये समझाना पड़ा कि भारत की ऊर्जा की आपूर्ति होना, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये केवल भारत के ही हित में नहीं मगर दुनिया के भी हित में है, क्योंकि भारत की ऊर्जा की समस्याएं ज्यादा हैं, और क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स का भी काफी मतलब उस वक्त रोल रहा, भारत के फेवर रोल रहा। तो ये सब, मगर साथ ही साथ मतलब दुनिया अगर ये बात मान भी ले, मगर वो फिर मतलब न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैसला मनमोहन सिंह का आप मानते हैं, बड़ी कामयाबी आप तो मानते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और कम से कम यह बताने के लिए कि मनमोहन सिंह ने जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एनर्जी लेकर के डील की थी, उस डील ने हिंदुस्तान को बहुत राहत दी, और हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। और आज हम जहां हैं उसमें मनमोहन सिंह के उस फैसले की एक बड़ी भूमिका है। अब जो कहानियां हैं फिर से मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, ये आपने अभी तक जाना। लालू प्रसाद यादव की किताब गोपालगंज टू रायसीना हिल्स, इसका भी जिक्र मैंने करके बताया आपको। अब डॉक्टर कलाम जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनकी किताब है टर्निंग पॉइंट्स, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस, और उसमें वो लिखते हैं कि जब सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को लेकर के आई मेरे पास, तो मैंने पूरी तरीके से ये समझ लिया था कि सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेगी। तो यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने संबंधित चिट्ठी तैयार कर ली। जब सोनिया गांधी मिलने के लिए आई डॉक्टर कलाम से, डॉक्टर कलाम की किताब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम उन्होंने आगे किया क्योंकि उनके साथ ही आई थी, तो पहले तो मुझे लगा कि सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा में पार्टी के नेता रहे हैं, तो इस लिहाज से सोनिया जी लेकर के आई हैं। लेकिन जब उन्होंने उनका नाम आगे किया तो मैं चकित रह गया।
डॉक्टर कलाम। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करवानी पड़ी। मनमोहन सिंह अपनी योग्यता और ईमानदारी की छाप भारतीय राजनीति पर तो छोड़ी ही, उन्होंने भारत की संसदीय गरिमा जो थी उस परंपरा का मान भी बढ़ाया। तो यह किताब जो डॉक्टर कलाम की है, यह बताती है कि 2004 में एक संयोग बना मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने का, और उस संयोग से अचंभित हुए तब के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, और आखिरकार डॉक्टर कलाम ने उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब ये बयान सुनिए। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। जो संसदीय परंपरा भारत की रही है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं रही हैं, उन मर्यादाओं परंपराओं पर जो लोग 100% खरा उतरते रहे, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, मनमोहन सिंह उनमें से हैं। प्रधानमंत्री बन गए, 2009 में चुनाव हुए, फिर कांग्रेस की अगुवाई वाला यूपीए जो है वो सत्ता में आया। पत्रकार वीर सांघवी किताब है अ रूड लाइफ द मेमोर, और इसमें वो लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं थे, और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी दोबारा वे पद संभालेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और बीच में आप कहते हैं कि अब आप कुर्सी से हटिए, हमको किसी और को प्रधानमंत्री बनाना है। दरअसल उस वक्त सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि कुछ साल बाद मनमोहन सिंह को हटा करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। वीर सांघवी अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इन अफवाहों से परेशान हो गए थे। तब राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दोबारा प्रधानमंत्री का पद संभाला। मनमोहन सिंह 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे, और 10 वर्षों में भले ही बहुत सारे विवाद, बहुत सारे घोटाले, बहुत सारा दबाव, बहुत सारी सीमाएं उनको घेरती रहीं और घिरे रहे, लेकिन देश की सेवा करने और अपनी ईमानदारी के रास्ते भारत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा समय लगाया। मनमोहन सिंह का जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला था, जिसकी बात मैंने अभी डॉक्टर अनिल काकोदकर के साथ की, वो न्यूक्लियर डील का था और बहुत इंपॉर्टेंट था। आज की तारीख में जब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा तो ऐसे वित्त मंत्री के तौर पर, जिन्होंने एक ऐसे पड़ाव पर देश आके खड़ा हो गया था जहां उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। उसके पास 2 हफ्ते से ज़्यादा के पैसे नहीं थे, कंगाल होने को खड़ा बैठा था हिंदुस्तान, और वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की की राह आगे बढ़ाई बतौर वित्त मंत्री। और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने कई निर्णायक फैसले लिए, जनहित में कई फैसले लिए, और जनहित में लिए गए फैसले, मनरेगा भी मनमोहन सिंह सरकार का ही फैसला है, राइट टू एजुकेशन मनमोहन सिंह की सरकार का ही फैसला है। आपके जीने का अधिकार, यह भी जो फूड सिक्योरिटी का मामला है, वह भी मनमोहन सिंह सरकार का ही फैसला रहा। इसलिए एक ईमानदार, विद्वान, देशप्रेमी, दूरदर्शी और योग्य नेता के तौर पर हिंदुस्तान हमेशा मनमोहन सिंह को याद करेगा। और अब